हम पिछले वीडियो में देख चुके हैं कि प्रकाश संश्लेषण को लाइट रिएक्शन यानी प्रकाश अभिक्रिया और केल्विन चक्र में विभाजित किया जा सकता है। यहाँ प्रकाश अभिक्रिया का मतलब उस अभिक्रिया से है जिसमें इनपुट के रूप में प्रकाश के साथ जल का उपयोग होता है, और आगे हम देखेंगे कि यहाँ जल वास्तव में इस अभिक्रिया में इलेक्ट्रॉनों के एक स्रोत के रूप में काम करता है। प्रकाश अभिक्रिया के द्वारा ही एटीपी और एनएडीपीएस जैसे उच्च ऊर्जा वाले अणुओं का निर्माण होता है, जिन्हें केल्विन चक्र में कार्बन डाइऑक्साइड के साथ उपयोग करके शर्करा का निर्माण किया जाता है। साथ ही प्रकाश अभिक्रिया से हमें एक उप उत्पाद के रूप में आणविक ऑक्सीजन भी मिलती है, जो वायुमंडल में मुक्त हो जाती है, जो कि हमारे लिए प्राणवायु होने के कारण अत्यधिक महत्वपूर्ण है। अब चलिए इस वीडियो में समझते हैं कि प्रकाश अभिक्रिया कैसे काम करती है, और फिर अगले वीडियो में हम केल्विन चक्र के बारे में विस्तार से समझेंगे। ठीक है, तो प्रकाश अभिक्रिया कैसे काम करती है, इसे अच्छी तरह से समझने के लिए आइए एक थाइलेकॉइड झिल्ली के भीतर होने वाली गतिविधियों को थोड़ा करीब से देखते हैं। तो यह एक क्लोरोप्लास्ट है और इसके अंदर ये थाइलेकॉइड है, और यदि हम इसकी झिल्ली को जूम करके देखें तो हमें यहाँ एक फॉस्फोलिपिड बाइलेयर दिखाई देती है। यह ठीक वैसी ही फॉस्फोलिपिड बाइलेयर है जैसी हमें जीव विज्ञान में कई अन्य झिल्लियों में देखने को मिलती है। अब यह चित्र आपको थोड़ा जटिल लग सकता है, और आपने अपनी बायोलॉजी की किताब में प्रायः इस तरह के जटिल चित्र देखे होंगे, जिनमें आपको कई तरह के जटिल अणु और उनके कठिन नाम भी मिले होंगे। लेकिन वास्तव में यहाँ जो गतिविधियाँ होती हैं, जो अभिक्रियाएं होती हैं, वह आपको बहुत ही आसानी से समझ में आ जाएंगी। तो चलिए इसे समझते हैं। तो सबसे पहले यहाँ प्रकाश किरणें पड़ती हैं, जिनमें ऊर्जा युक्त फोटोन होते हैं। ये फोटोन अपनी ऊर्जा इलेक्ट्रॉनों को देकर उन्हें उत्तेजित कर देते हैं, जिससे ये इलेक्ट्रॉन उच्च ऊर्जा अवस्था में चले जाते हैं। इसके बाद ये इलेक्ट्रॉन एक अणु से दूसरे अणु में स्थानांतरित होते हैं और अपनी ऊर्जा खोकर धीरे धीरे अपनी ऊर्जा खोकर निम्न ऊर्जा अवस्था में आ जाते हैं। लेकिन इस दौरान ये इलेक्ट्रॉन जो ऊर्जा खोते हैं, इनसे जो ऊर्जा निकलती है उसका कुछ भाग झिल्ली के बाहर स्ट्रोमा में मौजूद इन हाइड्रोजन आयनों को झिल्ली के अंदर तक यानी थाइलेकॉइड ल्यूमेन के भीतर तक पंप करने के लिए उनका उपयोग हो जाता है। इससे यहाँ हाइड्रोजन आयनों की यानी प्रोटॉनों की सांद्रता प्रवणता का निर्माण हो जाता है, और इसके कारण झिल्ली के बाहर की तुलना में झिल्ली के भीतर हाइड्रोजन आयनों की सांद्रता अधिक हो जाती है। अब इस सांद्रता प्रवणता का उपयोग एटीपी सिंथेज नामक एंजाइम द्वारा एटीपी के उत्पादन के लिए किया जा सकता है। लेकिन यह कैसे होता है, आइए देखते हैं। तो चूंकि झिल्ली के भीतर यानी थाइलेकॉइड ल्यूमेन में हाइड्रोजन आयनों की सांद्रता अधिक हो जाती है, इसलिए ये हाइड्रोजन आयन वापस बाहर स्ट्रोमा में जाने का प्रयास करते हैं, और इसके लिए एटीपी सिंथेज इन्हें मार्ग प्रदान करता है। अब जैसे ही ये हाइड्रोजन आयन एटीपी सिंथेज के माध्यम से होकर वापस बाहर निकलते हैं, ये एटीपी सिंथेज को सक्रिय कर देते हैं, जिससे एटीपी सिंथेज एडीपी में एक फॉस्फेट समूह जोड़कर एटीपी का निर्माण करने लगता है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि प्रकाश अभिक्रिया में पहले हाइड्रोजन आयन प्रवणता का निर्माण होता है, और फिर इस हाइड्रोजन आयन प्रवणता का उपयोग एटीपी के निर्माण के लिए किया जाता है। लेकिन ध्यान रखें कि प्रकाश अभिक्रिया के इस भाग में इलेक्ट्रॉनों का उच्च ऊर्जा अवस्था से निम्न ऊर्जा अवस्था में जाना हाइड्रोजन आयनों की सांद्रता प्रवणता का निर्माण करने वाला एकमात्र कार्य नहीं है। अब एक बार जब यह इलेक्ट्रॉन त्याग दिया जाता है, तो प्रश्न उठता है कि इसका प्रतिस्थापन कैसे होता है। तो वास्तव में यहाँ इलेक्ट्रॉनों का त्याग एक प्रकार के क्लोरोफिल ए पिगमेंट के द्वारा किया जाता है, जिसे P680 कहा जाता है। यहाँ P का मतलब है पिगमेंट यानी रंजक, और 680 या 680 का मतलब है 680 नैनोमीटर, जो कि उस प्रकाश की तरंग दैर्ध्य है जिसे यह क्लोरोफिल सबसे बेहतर तरीके से अवशोषित कर सकता है। यानी जब यह क्लोरोफिल 680 नैनोमीटर तरंग दैर्ध्य वाली प्रकाश किरणों से ऊर्जा अवशोषित करता है, तब इसमें मौजूद इलेक्ट्रॉन इस ऊर्जा को ग्रहण करके उत्तेजित हो जाते हैं।
ऐसी स्थिति में हम इस क्लोरोफिल को P680 स्टार लिखते हैं, यानी यहाँ स्टार का संकेत इसमें इलेक्ट्रॉनों की उत्तेजित अवस्था को दर्शाता है। इसके बाद जब यह अपना इलेक्ट्रॉन त्याग देता है तब हम इसे P680 प्लस लिखते हैं, क्योंकि इलेक्ट्रॉन को त्याग देने पर यह धनावेशित हो जाता है। और यह P680 प्लस, जिसे हम P680 धनायन भी कह सकते हैं, यह वास्तव में एक बहुत ही प्रबल ऑक्सीकारक होता है और इसलिए यह अन्य चीज़ों से इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने का प्रयास करता है। अब इसके आसपास उपस्थित वह चीज़ जिससे यह इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर सकता है वह जल होता है। वास्तव में यह इतना अधिक प्रबल ऑक्सीकारक होता है कि इलेक्ट्रॉन प्राप्त करने के लिए यह जल में मौजूद ऑक्सीजन का भी ऑक्सीकरण कर देता है, जबकि हम जानते हैं कि ऑक्सीजन स्वयं ही एक बहुत प्रबल ऑक्सीकारक है। यह अत्यधिक विद्युत ऋणात्मक होती है, जिसके कारण यह अन्य तत्वों से आसानी से इलेक्ट्रॉन खींच लेती है। लेकिन यहाँ P680 प्लस इलेक्ट्रॉन प्राप्त करने के लिए जल में मौजूद इस ऑक्सीजन का भी ऑक्सीकरण कर सकता है। इस प्रकार जब यह P680 प्लस जल से इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर लेता है तब जल का अणु टूट जाता है, जिससे ऑक्सीजन और हाइड्रोजन आयन अलग अलग हो जाते हैं। यहाँ जो ऑक्सीजन मुक्त होती है वह इस अभिक्रिया का एक उप उत्पाद होती है। हालांकि यहाँ आधा ऑक्सीजन अणु ही दर्शाया गया है, लेकिन जब यह अभिक्रिया 2 बार होती है तब हमें आणविक ऑक्सीजन यानी ऑक्सीजन का एक अणु मिल जाता है। इसके अलावा इस अभिक्रिया में जो हाइड्रोजन आयन मुक्त होते हैं वे भी इस झिल्ली के भीतर हाइड्रोजन आयनों की सांद्रता को बढ़ाते हैं और अंततः एटीपी के निर्माण में योगदान करते हैं। ठीक है, तो अभी तक हमने यह समझा कि प्रकाश अभिक्रिया में ऑक्सीजन कैसे मुक्त होती है और एटीपी कैसे बनता है। अब चलिए समझते हैं कि इसमें NADPH का निर्माण कैसे होता है। तो जैसा कि हमने देखा कि प्रकाश अभिक्रिया इस भाग से शुरू होती है, इसे फोटोसिस्टम 2 कहते हैं। अब आपके मन में प्रश्न हो सकता है कि यदि अभिक्रिया यहीं से शुरू होती है तो इसे फिर फोटोसिस्टम 2 क्यों कहा जाता है? दरअसल ऐसा इसलिए है क्योंकि यह खोजा जाने वाला दूसरा फोटोसिस्टम है। अब ये फोटोसिस्टम क्या होता है? तो एक फोटोसिस्टम वास्तव में विभिन्न प्रकार के प्रोटीनों और क्लोरोफिल जैसे पिगमेंट्स तथा कुछ अन्य अणुओं का एक जटिल संयोजन होता है जो प्रकाश ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित करने का कार्य करता है। अब अभी हमने जिस क्लोरोफिल ए पिगमेंट की चर्चा की थी, जिसे P680 कहा जाता है, यह इसी फोटोसिस्टम 2 में मौजूद होता है और जब यह प्रकाश ऊर्जा को अवशोषित करता है तब इसमें उपस्थित इलेक्ट्रॉन इस ऊर्जा को ग्रहण करके उत्तेजित हो जाते हैं और इससे बाहर निकल जाते हैं, यानी वे अपनी उच्च ऊर्जा अवस्था में चले जाते हैं। इसके बाद जब ये इलेक्ट्रॉन अपनी ऊर्जा खोकर निम्न ऊर्जा अवस्था में आते हैं तब इनसे निकली ऊर्जा का कुछ भाग हाइड्रोजन आयनों को पंप करने के लिए उपयोग हो जाता है, जिससे हाइड्रोजन आयनों की सांद्रता प्रवणता का निर्माण होता है, जिसकी सहायता से अंततः एटीपी सिंथेस एटीपी का उत्पादन करता है, जैसा कि अभी हमने समझा था। लेकिन यह संपूर्ण प्रकाश अभिक्रिया नहीं है। वास्तव में यहाँ से निकलने वाले इलेक्ट्रॉन विभिन्न इलेक्ट्रॉन ग्राहियों के माध्यम से होते हुए, विभिन्न अणुओं के माध्यम से होते हुए अंततः इस भाग तक पहुँचते हैं जिसे फोटोसिस्टम 1 कहा जाता है। क्योंकि इस फोटोसिस्टम की खोज पहले की गई थी, इसलिए इसे फोटोसिस्टम 1 कहा जाता है। लेकिन आगे इन इलेक्ट्रॉनों का क्या होता है हम बस थोड़ी ही देर में समझेंगे। पहले चलिए समझते हैं कि इस फोटोसिस्टम 1 में क्या होता है। तो इस फोटोसिस्टम 1 में एक अन्य क्लोरोफिल ए होता है जिसे P700 कहा जाता है, क्योंकि यह 700 नैनोमीटर तरंग दैर्ध्य के प्रकाश को सबसे बेहतर तरीके से अवशोषित कर सकता है। अब इस क्लोरोफिल अणु के द्वारा प्रकाश ऊर्जा को अवशोषित करने पर इस फोटोसिस्टम 1 में ठीक वैसी ही अभिक्रिया होती है जैसी हमने फोटोसिस्टम 2 में देखी है, यानी यहाँ भी प्रकाश ऊर्जा को अवशोषित करके इस क्लोरोफिल P700 में मौजूद इलेक्ट्रॉन उत्तेजित हो जाते हैं और उच्च ऊर्जा अवस्था में चले जाते हैं। इसके बाद जब ये इलेक्ट्रॉन एक अणु से दूसरे अणु में जाते हैं और अपनी ऊर्जा खोकर निम्न ऊर्जा अवस्था में आते हैं तब इनका उपयोग NADP+ को
यानी NADP धन आयन को NADPH में अपचयित करने के लिए हो जाता है। वास्तव में इस दौरान यह NADP धन आयन एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर लेता है और इसके साथ ही इसमें एक प्रोटॉन यानी एक हाइड्रोजन धन आयन भी जुड़ जाता है, जिससे यह NADP धन आयन NADPH में अपचयित हो जाता है। तो इस प्रकार यहाँ हमें यह NADPH अणु प्राप्त होता है। अब एक बार जब यह P700 क्लोरोफिल अपना एक इलेक्ट्रॉन त्याग देता है, तब इसे एक इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता होती है। इसलिए यहाँ भी यह प्रश्न उठता है कि इसके द्वारा त्याग किए गए इस इलेक्ट्रॉन का स्थान लेने के लिए इसे दूसरा इलेक्ट्रॉन कहाँ से प्राप्त होता है। तो वास्तव में यहाँ जो इलेक्ट्रॉन फोटोसिस्टम 2 से निकलकर फोटोसिस्टम 1 तक पहुँचा है, वही इलेक्ट्रॉन इसके द्वारा ग्रहण कर लिया जाता है और इस प्रकार यह प्रक्रिया निरंतर चलती रहती है। तो यह थी प्रकाश अभिक्रिया की संपूर्ण क्रियाविधि, जिसके द्वारा इन अणुओं का निर्माण होता है, जिसमें ऑक्सीजन वास्तव में एक उप उत्पाद होती है। ठीक है, अब हम प्रकाश अभिक्रिया को संक्षेप में इस आरेख के रूप में भी दर्शा सकते हैं। यहाँ सबसे पहले यह P680 क्लोरोफिल पिगमेंट प्रकाश ऊर्जा को अवशोषित करता है, जिससे इसका एक इलेक्ट्रॉन उत्तेजित हो जाता है और एक बार जब यह P680 अपने इस इलेक्ट्रॉन को त्याग कर देता है, तब इसे एक इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता होती है, जो यह इस जल के अणु से प्राप्त कर लेता है। इसके बाद जब यह उत्तेजित इलेक्ट्रॉन, जो अभी उच्च ऊर्जा अवस्था में है, जब यह अपनी ऊर्जा खोकर निम्न ऊर्जा अवस्था में जाता है, तो इस दौरान इसकी कुछ ऊर्जा हाइड्रोजन आयनों को थाइलेकॉइड ल्यूमेन के भीतर तक पंप करने के लिए उपयोग हो जाती है, जिसके कारण वहाँ यानी थाइलेकॉइड ल्यूमेन के भीतर हाइड्रोजन आयनों की सांद्रता प्रवणता का निर्माण हो जाता है और इसी की मदद से ATP सिंथेस एंजाइम ATP का उत्पादन करता है। अंत में इस इलेक्ट्रॉन को P700 क्लोरोफिल अणु द्वारा ग्रहण कर लिया जाता है, क्योंकि P700 स्वयं भी प्रकाश ऊर्जा अवशोषित करके अपने इलेक्ट्रॉन को त्याग चुका होता है और इसके द्वारा त्यागा गया इलेक्ट्रॉन जब एक अणु से दूसरे अणु में स्थानांतरित होता है, जब यह उच्च ऊर्जा अवस्था से निम्न ऊर्जा अवस्था में जाता है, तब इसका उपयोग NADPH का निर्माण करने के लिए कर लिया जाता है। ठीक है, तो यह थी संपूर्ण प्रकाश अभिक्रिया।